हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा वेलकम टू दिस अनदर पार्ट एक सेशन ऑफ न्यू चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाँ, हम लोगों ने पिछले सेशन में बात करी थी जब हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, कि हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से 12th की इनऑर्गेनिक खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग उस चैप्टर पे जाने वाले हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसको 12th में पढ़ते हो अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। जी हाँ, जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं ना, या जो अभी तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्होंने लैब्स में कुछ प्रैक्टिकल्स करे होंगे, तो बेटा आप लोगों को क्या दिया जाता है? एक सॉल्ट का सैंपल दिया जाता है एंड यू आर जनरली आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट विच सैंपल डज दिस सॉल्ट बिलोंग टू। एज एन, इसमें कैटायन कौन है, इसमें एनायन कौन है, ये सोडियम सल्फेट का सैंपल है या फिर पोटेशियम सल्फाइड का सैंपल है या किसी और चीज का सैंपल है। ठीक है, रैंडम मैंने नाम लिए सैंपल्स के, सो दैट आपको एक फील दे पाऊं कि आपको कोई भी जो सैंपल दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें कैटायन कौन सा है, इसमें एनायन कौन सा है और सॉल्ट कौन सा है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। अगर आप लिटरेचर्स में चेक करेंगे, बुक्स में चेक करेंगे, तो आपको ना इस चैप्टर का एक और नाम मिलता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या मिलता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। भाई दो तरीके की बातें होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि भाई उसके मोल्स निकाल दो, उसकी मोलैरिटी बता दो, उसकी और कॉन्सेंट्रेशंस बता दो, उसकी परसेंटेज बता दो, उसका वॉल्यूम बता दो। तो वो सारी बात तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। क्वांटिटी क्वांटिफाई करना, क्वांटिटीज कैलकुलेट करना में ऑलरेडी आता है चीजों की। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअली क्वालिटेटिवली हाउ विल यू गेट टू नो फ्रॉम अ गिवन सैंपल दैट विच सैंपल डज दिस सॉल्ट बिलोंग टू, किस चीज का सैंपल है ये, राइट? चलो, अगर हमें सैंपल की बातें करनी है तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूं जरा। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं, फिर आज क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर ना आप लोग डिस्कस करना शुरू करोगे रेडिकल्स के बारे में। अब अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि ये वो ऑर्गेनिक वाला फ्री रेडिकल है क्या, तो नहीं 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 नहीं, दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू टर्म। शायद हो सकता है आप लोगों ने रिडॉक्स के टाइम इसके बारे में सुना हो, सुना है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा क्या होता है रेडिकल। तो हम सबसे पहले रेडिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जब रेडिकल की बात करेंगे तो बेटा अगली बार हम बात करेंगे इन्हीं रेडिकल्स के क्लासिफिकेशन की। हम क्या बात करेंगे? इन्हीं रेडिकल्स के क्लासिफिकेशन की। तो हम दो तरीके के रेडिकल्स पढ़ने वाले हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। बेटा पहले मैं आपसे एसिडिक रेडिकल की बातें करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एसिडिक रेडिकल्स। हम एसिडिक रेडिकल्स में क्या करने वाले हैं? तो बेटा हम सबसे पहले पहचानेंगे इसमें कौन कौन से आयन्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। जब वो पहचान लेंगे तो हम बेटा करेंगे उनके टेस्ट। अब भाई ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हें मैंने कोई सैंपल दे दिया और वो खुद से बोलेगा सर मैं ये हूं, ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टेस्ट करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा सैंपल किस चीज को बिलोंग करता है। ये टेस्ट ही है इस चैप्टर की हाईलाइट। आपको हर तरीके के सैंपल के लिए मैं कुछ टेस्ट बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी सैंपल मिला पहले इस पे ये करके देखो, अगर ये पास हो गया तो ये इस चीज से बिलोंग करता है, फिर ये करके देखो अगर ये पास हो गया तो इस चीज से बिलोंग करता है। जहां पे आप रुक जाओगे ना, जहां आपका टेस्ट पास हो जाएगा बस वहीं आपका आंसर आ गया। अब वो आपकी किस्मत है प्रैक्टिकल के अंदर कि या तो आपको पहला टेस्ट जो आप उस सैंपल पे करो वही पास कर जाए, या फिर आप 8-9 टेस्ट कर दो और वो भी पास ना हो। ठीक बात है? तो वो चेक करेंगे अपन, पर अपने को टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। जेई ने बेटा कई बार इन टेस्ट पे सवाल पूछे हैं डायरेक्ट। जब हम इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना तो बात करेंगे। आपको जेई वाला क्या करता है, वो बड़ा घुमा घुमा के रिएक्शन देता है कि कोई व्हाइट कंपाउंड था जिसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तो एफरवेसेंस आ गया, जिसको एजीसीएल से रिएक्ट करा दिया तो पीपीटी आ गया, ये पीपीटी पानी में इनसॉल्युबल होता है, बताओ कंपाउंड किस चीज का है। इस तरीके के कंपाउंड आते हैं। तो जब हमें टेस्ट पता होंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां क्या होने वाला है, पहली बात। ठीक है साहब? जब टेस्ट समझ में आ जाएंगे तो फिर यही सीक्वेंस हम वापस से चलाएंगे बेसिक रेडिकल्स के लिए। यही सीक्वेंस हम किसके लिए चलाएंगे? बेसिक रेडिकल्स के लिए। हम पहले पहचानेंगे कि इसमें कौन कौन से आयन्स होते हैं और फिर हम क्या कर देंगे? इसके टेस्ट कर देंगे भाई। ठीक है, इजी है। जब आपने एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के टेस्ट वगैरह कर दिए तब बेटा हम जाके बात करेंगे कुछ हीटिंग इफेक्ट्स की। हम किसकी बात करेंगे? हीटिंग इफेक्ट्स की। या फिर हम बोल दें एक इफेक्ट आप लोगों ने बड़ा पढ़ा होगा फेमस आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपके कॉमन आयन इफेक्ट, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और फिर इस चैप्टर को दे देंगे हम श्रद्धांजलि। पर इस चैप्टर की श्रद्धांजलि तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, इट्स क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। ठीक है, बट इट इज इंटरेस्टिंग।
बहुत सारी रिएक्शंस या बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे ऐसे आने वाले हैं जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल डी एंड एफ ब्लॉक के टेस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक में जो आप लोगों ने टेस्ट पढ़े हैं, या एस ब्लॉक के अंदर जो पढ़े थे। बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आप यहाँ पे नहीं सीख रहे होगे, पर हाँ, आपको डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, जितनी चीजें हमने डिस्कस की थी अगर आपने वो सारी अच्छे से समझी हैं, तो फिर यहाँ पे चीजें आपके लिए केक वॉक होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो आज की सभा में हम क्या करने वाले हैं। आज की सभा क्या है, ये तो मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया। तो बेटा हमें क्या करना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, आराम आराम से पढ़ना है। तो आज की सभा में हम क्या करेंगे, हम रेडिकल्स को समझते हैं, रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं, एसिडिक रेडिकल तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर पाए। पहला लेक्चर है, बहुत हैवी नहीं करेंगे अपन चीजों को, आराम आराम से चीजों को समझते हैं, कोशिश करते हैं समहाउ एसिडिक रेडिकल्स तक हम लैंड कर जाएं। अब एसिडिक रेडिकल्स की भी बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं है नाम लिया और टॉपिक खत्म, ये 2 सब पॉइंट जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें समझना होगा ग्रुप बाय ग्रुप क्या है, करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो क्या हम साथ साथ हैं, चलें आगे। चलो साहब, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला टॉपिक जो हमें करना है डिस्कस, वो है रेडिकल्स। तो बेटा रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल बेटा क्या होता है, आपके पास में सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिन पे कुछ चार्ज हो, सिंगल या ग्रुप ऑफ एटम जिन पे कुछ चार्ज होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, आम भाषा में रेडिकल कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल एटम की बात करूं तो मैं ये भी रेडिकल कहूंगा, ये जो मेरा ऑक्साइड आयन है, ठीक है बेटा, मैं इसको भी एक रेडिकल कहूंगा, ये जो मेरा सल्फेट आयन है। ठीक है साहब, बेटा मैं इसको भी रेडिकल कहूंगा, ये जो मेरा एसीटेट आयन है, आई विल कॉल दिस ऑल्सो अ रेडिकल। ठीक है, ऐसे आपके और रेडिकल्स भी होते हैं, CN- हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक रेडिकल होता है। और भी बहुत सारे। तो बेटा जी आपके पास में कोई भी चार्ज स्पीशीज, सिंगल एटम या मोर देन वन एटम वाला जो स्पीशी होता है, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आप उसे क्या कह देते हो, रेडिकल की कैटेगरी में डाल देते हो। अब मैंने चैप्टर का बोला सॉल्ट एनालिसिस, तो सॉल्ट एनालिसिस में रेडिकल आए कहां से, सॉल्ट एनालिसिस में रेडिकल आए कहां से, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बेटा आपका सॉल्ट कभी भी अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो सॉल्ट, कभी भी अगर आपको सॉल्ट बनाना हो तो आप कैसे बनाते हो बेटा, 10th क्लास से और 9th क्लास से हम एक रिएक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसको हम प्यार से कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, हम बोलते हैं बेटा जब एसिड प्लस बेस को आप रिएक्ट करवाते हो तो बेटा आपके पास बनता है सॉल्ट और साथ में बनता है वाटर। मैं वाटर की बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा कंसर्न तो सिर्फ कौन आदमी है, मेरा कंसर्न तो एक ही चीज है, दैट इज दिस सॉल्ट। मेरा कंसर्न कौन है, सॉल्ट। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाने पे सॉल्ट बनता है तो फिर हमने जब सॉल्ट बनाया तो हमने बोला कोई भी सॉल्ट जो होगा वो 2 चीजों से मिलके बना होगा क्या भाई, एक तो आपके कैटायंस और एक आपके एनायंस, एक आपके कैटायंस और एक आपके एनायंस, है ना बेटा जी। कैटायंस कौन होते हैं, कैटायंस आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, कैटायंस आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, एंड जो एनायंस होते हैं आपके, एनायंस एनायंस आपके कौन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात, एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब मुझे एक बात बताइए, ये स्पीशीज बड़ा अटपटा अगर लग रहा है देखने में तो इसको सही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, राइट। अगर मैंने ये रिएक्शन ले लिया आपको समझाने के लिए, HCl प्लस NaOH और इससे आपको मिलता है NaCl और साथ में वाटर। अगर मैं NaCl की बातचीत कर रहा हूं बेटा तो यहां पे एक कैटायन है Na प्लस और एक एनायन है Cl माइनस, राइट। कैटायन है Na प्लस और एनायन है Cl माइनस। इतनी बात समझ में आती है आपको बेटा, अगर इतनी बात समझ में आती है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कैटायन है ये कहां से आया है, बेस से आया है क्या, कैटायन जो है वो कहां से आया है, बेस से आया है। तो हम बोले कि ये हमें कहां से मिला करेंगे, फ्रॉम बेसिस जनरली।
कहां से मिलेंगे? फ्रॉम बेसिस। सिमिलरली जो एनायंस हैं ये हमें कहां से मिलेंगे? फ्रॉम एसिड्स। कहां से मिलेंगे? फ्रॉम एसिड्स। सही बात है? बोलो सही बोल रहा हूं मैं? इज इट मेकिंग सेंस? सिमिलरली यहां देख लो ना, जो Cl माइनस है वो एसिड से आया है और जो Na प्लस है वो बेस से आया है। बेटा अगर ये बेस और एसिड वाली बात आपको समझ में आती है तो मैं ये बोलूं कि जो कैटायन है वो आपका क्योंकि बेस से आ रहा है, ये जो पार्ट है ये बेस से आ रहा है, एंड ये जो पार्ट है ये कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। ये मजा नहीं आ रहा जो हमने अभी थोड़ी इसकी थिकनेस कम करी है ना, थोड़ी सी थिकनेस वापस बढ़ा लेते हैं। तो बेटा मुझे बताओ ध्यान से, क्या मैं ये बोल दूं कि है तो ये दोनों रेडिकल्स? इतनी बात तुम समझते हो क्या? मैंने कहा था कोई भी जो चार्ज स्पीशी होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेडिकल। तो तुम्हारा Cl माइनस भी एक रेडिकल है, क्लोराइड आयन तुम इसे बोल दोगे, और तुम्हारा Na प्लस भी एक रेडिकल है जिसको तुम सोडियम आयन बोल दोगे। तो है तो तुम्हारे सारे के सारे ही रेडिकल, राइट? अगर सारे के सारे रेडिकल हैं तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या इतनी सी बात कर सकता हूं क्या कि क्योंकि ये रेडिकल बेस से आ रहा है, क्योंकि ये रेडिकल बेस से आ रहा है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं भाई? बेसिक रेडिकल। क्योंकि ये रेडिकल बेस से आ रहा है इसे मैंने क्या नाम दे दिया? बेसिक रेडिकल। और ठीक इसी प्रकार क्योंकि ये Cl माइनस एसिड से आ रहा है इसे मैंने क्या नाम दे दिया? एसिडिक रेडिकल। बोलो समझ में आई क्या बात? यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि मैं इतनी बात कह सकता हूं कि मेरे जो रेडिकल्स हैं, जो मैंने अभी बताए रेडिकल्स, रेडिकल्स को मैंने क्या नाम दिया था? चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज्ड स्पीशीज consisting of charged species consisting of one or more than one atom। चार स्पीशीज जो एक या एक से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं, ये मेरे पास में रेडिकल के एग्जांपल्स थे। और यहां मैंने आपको सॉल्ट की बात करी। मैंने अभी सॉल्ट एनालिसिस का सिग्निफिकेंस नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो सॉल्ट है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, कैटायन से और एनायन से। कैटायन कौन होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। एनायन कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल HCl और NaOH से मिलकर बन गया NaCl। अब हमने कहा NaCl कैटायन और एनायन से मिलके बना है, बिल्कुल सही बात है, Na प्लस और Cl माइनस से मिलके। पर जो Na प्लस है, जो तुम्हारा कैटायन है, वो कहां से आ रहा है? बेस से आ रहा है। क्यों? क्योंकि Na प्लस तो NaOH से आया है और जो Cl माइनस है वो HCl से आया है। तो ये तुम्हारा कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। अब जो चीज बेस से आ रही है उसको मैंने क्या कह दिया? बेसिक रेडिकल। जो चीज एसिड से आ रही है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? एसिडिक रेडिकल। तो बेटा जी अगर आपको मैं लैब में कोई सॉल्ट का सैंपल देता हूं ना, तो आपको इन्हीं रेडिकल्स का टेस्ट करना होता है। आपको इन्हीं रेडिकल्स का क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है। कैटायंस का अलग, एनायंस का अलग। और जब आप इन रेडिकल्स का टेस्ट करते हो, अभी तो मैंने आपको बताया NaCl है, तो आप उसमें बेसिक और एसिडिक रेडिकल पहचान पाए। अगर मैं आपको बोल दूं, जस्ट सिंपल मैं आपको बोल दूं कि भाई मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक रैंडम सैंपल दे दिया भाई X, इसके अंदर कैटायन पहचानो, इसके अंदर एनायन पहचानो। मैंने आपको रैंडम सैंपल दे दिया है X, उसमें कैटायन पहचानो और उसमें एनायन पहचानो। जब आप कैटायन पहचानोगे और एनायन पहचानोगे तभी जाके तो आप X का फॉर्मूला बता पाओगे ना। और ये कैटायन का और एनायन को पहचानने का तरीका मैं क्या कर सकता हूं? मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? मुझे रेडिकल को क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे रेडिकल्स के क्या करने पड़ेंगे? टेस्ट। अगर मुझे रेडिकल्स के टेस्ट करने पड़ेंगे मतलब मुझे एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे बेसिक रेडिकल का टेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं वो टेस्ट करूंगा और उससे जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जब मैं वो टेस्ट करूंगा और उससे जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं? सॉल्ट एनालिसिस। इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं भाई? सॉल्ट एनालिसिस। बिल्कुल सटल और सोबर और आसान तरीके से मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई है कि अगर आपको लैब में कोई सैंपल दिया जाता है और आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई दिस सैंपल, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि तुम उसमें श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग करो और वो तुम्हें अपना नाम बता दे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तो उसका कैटायन अलग पहचानना पड़ेगा और एनायन को अलग पहचानना पड़ेगा। अब कैटायन और एनायन को अलग अलग कैसे पहचाने, उसके लिए हमें उसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं रेडिकल्स के टेस्ट। जब उन रेडिकल्स के टेस्ट को किया जाता है, कैटायन के लिए अलग होते हैं, एनायन के लिए अलग होते हैं।
एसिडिक रेडिकल के लिए अलग होते हैं, बेसिक रेडिकल के लिए कुछ अलग सेट ऑफ टेस्ट होते हैं। जब हम उन टेस्ट को कर लेते हैं और उन टेस्ट से जो हमको एक फाइनल ऑब्जर्वेशन बेटा मिलता है, उस फाइनल ऑब्जर्वेशन से जो प्रोसेस है, जो फाइनल ऑब्जर्वेशन तक पहुंचने का, जिससे हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे, वो क्या कहलाता है? सॉल्ट एनालिसिस। कि आपको एक सॉल्ट का सैंपल मैंने दे दिया और आपने उसको मुझे बढ़िया तरीके से एनालाइज करके बता दिया कि मेरे पास में इस सॉल्ट में क्या सैंपल है। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म कर दिया, दैट मीन्स आप एक्स को आइडेंटिफाई अब कर सकते हो। करेक्ट है? पक्का? ठीक है साहब। अगर ये वाली बातें हो गई हैं कि हम इस तरीके से करते हैं बातचीत, तो बेटा ये सब समझना तो पड़ेगा कि कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आने वाला है, ऑब्जर्वेशन से समझना क्या है, आखिर सॉल्ट एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है। ये सारी बातें हमें करनी है, तो हम करेंगे। पर पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पे साफ साफ अगर देखें हम, तो बेटा जो रेडिकल्स होते हैं, जो आपके हैं रेडिकल्स, इसको यार डब्बे की जब हमारे पास सुविधा है तो क्यों ना हम ढंग का डब्बा खुद ही बना दें। अगर हमारे पास डब्बा बनाने की सुविधा है तो बेटा डब्बा बना लेते हैं। रेडिकल्स बना दिए हमने। जैसे ही हमने रेडिकल्स बना दिए, अब मैंने बोला रेडिकल्स आपके दो तरीके के हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रेडिकल्स आपको कितने तरीके के पढ़ने हैं? दो तरीके के पढ़ने हैं। अगर आपको दो तरीके के रेडिकल पढ़ने हैं बेटा, तो एक आपका कैसा रेडिकल होगा? एसिडिक। और एक आपका कैसा रेडिकल होगा? बेसिक। ठीक है साहब, एक आपका कैसा होगा? एसिडिक रेडिकल, और एक आपका कैसा होगा? बेसिक रेडिकल। अच्छा, एसिडिक रेडिकल की पहचान क्या होगी? एसिडिक रेडिकल की पहचान होगी एनायंस। एसिडिक रेडिकल की पहचान क्या होगी बेटा? एनायंस, राइट? Cl माइनस हो गया, ठीक है, HNO3 में NO3 माइनस हो गया, H2S में सल्फाइड आयन हो गया। तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं ना। एग्जाम्पल मैंने क्या हो दिया? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट आयन हो गया नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन हो गया, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट आयन हो गया, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सिलेट आयन हो गया। तो इस तरीके के जो रेडिकल होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं, राइट? अच्छा, बेसिक रेडिकल्स की क्या खास बात होती है? बेसिक रेडिकल में बेटा कौन लाए करते हैं? बेसिक रेडिकल में आपके लाए करते हैं कैटायंस। ध्यान से समझना सारी बातें। बेसिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं? कैटायंस। ठीक है, बेसिक रेडिकल को अगर कैटायन कहते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है भाई बहुत सारे कैटायंस, तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने Na+ की बात करी, आपने Mg2+ की बात करी, आपने Ba2+ की बात करी, आपने Cu2+ की बात करी, आपने Ag+ की बात करी, एक्सेट्रा। करेक्ट है? ठीक है। तो बेटा जी, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एसिडिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करनी है, मतलब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? एनायंस की टेस्टिंग करने के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपको बोला मुझे बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करनी है, तो मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं? कैटायंस के बारे में बात कर रहा हूं। सही है? चलो बेटा, टेस्टिंग हम कर लेंगे, पर उससे पहले आज की सभा में हमें शुरू क्या करना है? पहले शुरू करने जा रहे हैं एसिडिक रेडिकल्स, फिर हम किसकी बात करेंगे? बेसिक रेडिकल्स की। तो जब हम एसिडिक रेडिकल को पहले शुरू करने जा रहे हैं, तो एसिडिक रेडिकल को समझ तो लें। यदि हम एसिडिक रेडिकल्स को पहले शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले एसिडिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन तो समझ लें। एसिडिक रेडिकल सिर्फ बोलने से नहीं हो जाते हैं एनायंस। एसिडिक रेडिकल्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एसिडिक रेडिकल्स को भी आप कितनी कैटेगरी में बांटते हो भाई? 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी है इसके लिए? 3 कैटेगरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये जो स्लाइड है, ये जो स्क्रीन अभी आप देखने जा रहे हो, जो चर्चा मैं आपसे अभी शुरू करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ट्रिक मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझ में आनी चाहिए बातें अपने को। ठीक है ना साहब? चलो, तो मैं आपसे क्या चर्चा करने जा रहा हूं बेटा? मैं आपसे एसिडिक रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। मैं आपसे क्या करने जा रहा हूं? एसिडिक रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन। बेटा ये चैप्टर आई वांट आप बहुत मन से पढ़ो। ऐसा नहीं आपने बाकी चैप्टर शायद मन से नहीं पढ़े होंगे, बट बेटा थिंग इज कि इस चैप्टर का ना बड़ा हवा है बच्चों में। इस चैप्टर का क्या है? बड़ा हवा है बच्चों में। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों को क्या लगता है कि ये चैप्टर ना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जब बन जाता है जब हमें रटंत होता है ना? आपको मैंने पन्ने दे दिए, बहुत सारे कहते हैं इसको रट लो, तो डिफिकल्ट ही लगेगा रटना। तो समझ के करोगे तो इजी लगेगा। और वही वाली बात अगर फॉलो करोगे, जो मैं हमेशा कहता हूं, रोज का काम रोज वाली चीज अगर मान के चलोगे, तो बेटा ये चैप्टर केक वॉक होगा।
ठीक है साहब, चलो बातचीत करते हैं वापस से। एसिडिक रेडिकल्स जो है ना, इसको मैं 3 तरीकों से पढ़ता हूं बेटा। एसिडिक रेडिकल्स को मैं क्या करता हूं, 3 तरीकों से पढ़ता हूं। क्या 3 तरीकों से पढ़ता हूं? तो बेटा पहली तरीका जो है, इसको हम कहते हैं ग्रुप 1, ठीक है। यहां जो आएंगे इनको हम कहते हैं ग्रुप 2, और यहां जो आएंगे इनको हम कहते हैं ग्रुप 3। यहां जो आएंगे ये है ग्रुप 1, ये जो आएंगे ग्रुप 2, और ये जो आएंगे ये है ग्रुप 3। अच्छा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 डब्बे में डालो फटाफट। ठीक है साहब, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की अगर बातें हो गई हैं, तो अब एक एक करके बात करते हैं कि ग्रुप 1 कौन होते हैं। ग्रुप 1 वाले हमारे पास में कौन होते हैं? ग्रुप 1 में वो वाले एसिडिक रेडिकल्स आते हैं, या मैं आपको आसान भाषा में बोलूं कि वो वाले एनायंस आते हैं जो आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में कौन आता है? तो ग्रुप 1 में वो आते हैं दोज विच गिव those which give volatile products, those which give volatile products on addition of dilute H2SO4। तो वो जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं डाइल्यूट H2SO4 डालने पे, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं भाई? ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर ऐसा है कि ये ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, तो देखिए जरा इनमें कौन कौन आता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, ये जो आयन्स है हमारे पास, ये जो आयन्स है मेरे पास, ये सारे के सारे कहाँ लाया करते हैं बेटा? ग्रुप 1 में लाया करते हैं। ये जो आयन्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ लाया करते हैं? ग्रुप 1 में लाया करते हैं। कैसे लाया करते हैं, इनके नाम देख लो पहले बेटा। SO3 2- को हम ग्रुप 2 वहां पे शुरू कर लेंगे। SO3 2- को बेटा हम क्या कहते हैं? सल्फाइट। क्या कहते हैं? सल्फाइट। अच्छा, यहां नहीं है जगह, तो उस साइड लिख लें क्या? देख तो लिया ही आपने बेटा जी। देखो यहां हम क्या लिखते हैं? सल्फाइट, है ना। सेकंड वाला क्या हो गया? सल्फाइड। अच्छा, थर्ड वाला क्या हो गया बेटा? थायोसल्फेट। आया ना। आयंस को पहचानना तो आता है ना, आयंस के नाम तो अब तक समझ में आ गए होंगे। 12th की इनऑर्गेनिक खत्म कर दी है, 11th की हम पढ़ के आए थे, तो नाम तो हम पहचानते ही हैं। ये थायोसल्फेट रिडॉक्स में पढ़ा था, और इनफैक्ट D&F ब्लॉक में भी पढ़ा है हमने, तो है ना। अच्छा, ये क्या होता है? कार्बोनेट। अच्छा, ये क्या होता है? नाइट्राइट। NO3- होता तो नाइट्रेट बोलता है, NO2- है तो क्या बोल रहा हूं? नाइट्राइट। और ये क्या है बेटा? एसीटेट। ये है मेरे पास सारे रेडिकल्स। सल्फाइट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, एसीटेट। सर कैसे याद होंगे ये? आपने तो बना दी अपनी मर्जी से, आपको तो बहुत मजा आया बनाने में, बट हम याद कैसे कर पाएंगे इसको? बेटा याद करने के लिए मैंने कहा था ना मैं ट्रिक्स दे दूंगा, तो सुनो ट्रिक्स को ध्यान से। क्या ट्रिक्स देने वाला था मैं? ध्यान से तो सुनो, ध्यान से बेटा। मैंने सबका क्या किया है? मैंने सबके फर्स्ट लेटर को उठा लिया है। मैंने क्या किया है? सबका फर्स्ट लेटर उठा लिया। अगर आप देखोगे राइट साइड में ये लिखा हुआ है ना। तो बेटा ये किसके लिए करा है? मैंने ट्रिक के लिए किया है। क्या ट्रिक? ध्यान से सुनो। SST काम नहीं आती भाई। SST काम नहीं आती। सही बात है। साइंस वालों के SST का क्या काम?
सोशल साइंस थोड़ी समझ में आती है हमें, ये ट्रिक है जो इससे तुम याद रखोगे। क्या बोलेंगे हम इसको, एसएसटी काम नहीं आती भैया, नहीं आती, साइंस वालों के काम तो नहीं आती एसएसटी, दैट्स इट, लिख दिया हमने। ये ट्रिक याद रहेगी सबको, एसएसटी काम नहीं आती। एस फॉर सल्फाइड, एस फॉर सल्फाइड, टी फॉर थायोसल्फेट, सी फॉर कार्बोनेट, एन फॉर नाइट्राइट, ए फॉर एसीटेट। क्लियर है, एसएसटी काम नहीं आती, है ना साहब। ग्रुप 1 समझ में आया क्या, बोलो अच्छे से समझ में आ गया, याद हो गया। और बातें करूंगा मैं भी, टेस्ट पे नहीं आ रहा हूं अभी, तो मैं तुम्हारी दोस्ती करवा रहा हूं, तुम्हें रेडिकल से मिलवा रहा हूं। ग्रुप 1 के ये रेडिकल थे, मैंने कहा था ना एसिडिक रेडिकल छोटा टॉपिक नहीं है, एसिडिक में 3 ग्रुप से मिलना है तुम्हें। अभी तो तुम्हारी मुलाकात एक ही ग्रुप से हुई है। आगे चढ़ जाए, चलो जी आगे चलते हैं। चलिए अगर आगे चलना है तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्लियर है, आगे बात करूं, चलो ग्रुप 2 पे चलते हैं। ग्रुप 2 क्या है अब देखें जरा बेटा जी। ग्रुप 2 है I माइनस, इसको क्या कहते हैं क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं ब्रोमाइड, इसको क्या कहते हैं आयोडाइड, इसको क्या कहते हैं ऑक्जिलेट, इसको क्या कहते हैं भाई नाइट्रेट। देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जिलेट, नाइट्रेट, ठीक है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, C2O4 2 माइनस, NO3 माइनस, ये है हमारे पास में ग्रुप 2 के आयंस। कौन है ग्रुप 2 के, इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो बेटा इनकी ट्रिक आसान है, इनकी ट्रिक तो बहुत आसान है, जो नाम है वही ट्रिक है भाई। सीबीआई के बारे में जानते हो तुम, इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो होता है, तो अगर किसी चीज पे कोई केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होती है तो हम क्या कहेंगे, सीबीआई ऑन हो गई, इन्वेस्टिगेशन जारी है, वही ट्रिक है सीबीआई ऑन। अगर मुझे किसी केस पे जांच पड़ताल करवानी है तो मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है, सीबीआई ऑन, सीबीआई ऑन इज द ट्रिक। बस ये ध्यान रखना है, इस ओ को ऑक्साइड मत समझ लेना लाला, और इस एन को इस एन से वो मत करना कंफ्यूज, इतना आपको संभालना पड़ेगा। बाकी ट्रिक हमने आपको दे दी है, सीबीआई ऑन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जिलेट और नाइट्रेट। ठीक है साहब, समझ में आ गई ये बात, चलो ठीक है सर। ग्रुप 2 थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है बेटा छोटा लग रहा है तो अच्छा है, मन की शांति होनी चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं, ग्रुप 3 पे चलते हैं। अगर हम बातचीत शुरू करते हैं ग्रुप 3 पे, तो बेटा जी ग्रुप 3 पे क्या होगा, ग्रुप 3 पे देख लो जरा। ग्रुप 3 पे है हमारे पास ये आयंस है हमारे पास ग्रुप 3 में। ये आयंस कौन से हमारे ग्रुप 3 के। इसको कैसे याद करेंगे सर, इनके नाम तो लिख लें पहले बेटा, जो अपना हमेशा का तरीका है सेम वही तरीका फॉलो करना है। इसको क्या बोलेंगे सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे सल्फेट, इसको क्या बोल देंगे फॉस्फेट, क्या बोल देंगे फॉस्फेट, इसको क्या बोल देंगे बोरेट, और इसको क्या बोल देंगे फ्लोराइड। तो देखो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस ग्रुप 2 में आए थे, पर ये ग्रुप 3 में चला गया है, ठीक है साहब, F माइनस ग्रुप 3 में चला गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए थोड़ी विचित्र ट्रिक हमने बनाई है, आई होप आपको सुन के मजा आएगा। हम ये बोलेंगे सोनू ने पिंकी को, सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, तो बेटा यही बात तो करनी थी मुझे। क्या बोल देंगे हम, सोनू ने साइलेंट रहेगा, पिंकी को साइलेंट रहेगा, बॉम्बे में साइलेंट रहेगा, फंसाया। तो ये जो साइलेंट वाले हैं इनको जरा ठिकाने पे लगा दूं मैं, ये जो मैं ग्रीन में डाल रहा हूं ना, ये आपके कैसे रहेंगे साइलेंट, ठीक है जी। तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया, ध्यान रख लोगे इससे। ये हो गया सल्फेट, ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया बोरेट, और ये क्या हो जाएगा फ्लोराइड।
जो मैंने ग्रीन में मार्क करे हैं ये आपके कैसे हो जाएंगे? साइलेंट। ये सिर्फ फिलर वर्ड्स हैं इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए। सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। क्लियर? चलो साहब, अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो ये सारे के सारे जो हमने नाम लिए थे ये फिर से क्या सबकी फर्स्ट लेटर से आए हैं क्या? क्या सबके फर्स्ट लेटर से आए हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये है आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल्स। मैंने डेफिनेशन अभी तक सिर्फ ग्रुप 1 की बताई है, मैं डेफिनेशन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बताता हूं, बट हुआ क्या कि मैं वो ट्रिक में बिजी हो गया तो आपको बता नहीं पाया। पहले वाले में आपकी ट्रिक क्या है? एसएसटी काम नहीं आती। दूसरे वाले में ट्रिक क्या है? सीबीआई ऑन है। और लास्ट वाले में ट्रिक क्या है? सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। क्लियर है? चलो साहब, अब डेफिनेशन देखो बेटा। यहां क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि ये जो है ग्रुप 1 वाले ये क्या करते हैं? ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं। ये क्या करते हैं? वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं, बट कब देते हैं? डाइल्यूट H2SO4 डालने पे। वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं पर कब देते हैं? डाइल्यूट H2SO4 डालने पे। सेम तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 वाले क्या करते हैं? सुनो ध्यान से। दे गिव volatile products, they give volatile products on addition of concentrated H2SO4। ये क्या करते हैं? ये भी volatile products देते हैं, बट ये कब देते हैं? concentrated H2SO4 डालने पे। ये कब देते हैं? dilute H2SO4 डालने पे। तो बेटा फिर से जो इसकी हाईलाइट है उसको मैं क्या कर देता हूं? हाईलाइट कर देता हूं। देख लो ध्यान से। concentrated H2SO4 क्या देते हैं? volatile products। They give volatile products on addition of concentrated H2SO4। They give volatile products on addition of dilute H2SO4। अब आप कहोगे सर आपने तो dilute भी कंसिडर कर लिया, आपने तो concentrated भी कंसिडर कर दिया, तो ये ग्रुप 3 क्या करेंगे फिर? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के अलावा सर हमने तो कभी कोई कैटेगरी सुनी नहीं है, तो ग्रुप 3 को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो बेटा ग्रुप 3 को डिफाइन करते हैं, सुनो ध्यान से। दे do not give any volatile products। They do not give any volatile products on addition of dilute और, ध्यान से सुनिएगा, they do not give any volatile product on addition of, अरे हट जाओ यार, सारे हट जाओ, कोई बात नहीं हम लिख लेंगे। या चाहे आप डाइल्यूट डालो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड डालो, ये कोई प्रोडक्ट देते नहीं है। ठीक है साहब? तो हमारे पास में 3 ग्रुप्स थे, तीनों ग्रुप्स आई गेस हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर तीनों ग्रुप्स बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं तो इनकी ट्रिक्स के साथ आप जब भी नोट्स आज रिवाइज करोगे इनको ध्यान से लिख लेना, इनको ध्यान से लिख लेना। सही बात है? एसिडिक रेडिकल से मुलाकात समझ में आई क्या तुम लोगों को? एसिडिक रेडिकल से जो हमने मुलाकात करी वो समझ में आई क्या? तो यहां की हाईलाइट क्या है? यहां की हाईलाइट ये है कि ये तो भैया कोई भी वॉलेटाइल नहीं देते। दे डू नॉट गिव एनी वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है साहब? दे डू नॉट गिव एनी वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो इसको ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत है तो एक बार ध्यान से देख लो, फटाफट देख लो। कभी कभी जब मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ाता हूं इसको, तो कभी कभी बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं लास्ट वाले को। आप एसपीडीएफ याद रखते हो ना इलेक्ट्रॉनिक में, सब शेल्स, एसपीडीएफ, वैसे बच्चे इसको याद रख लेते हैं एसपीबीएफ। तो अब आपकी मर्जी है आपको जैसे याद रखना हो। अगर एसपीडीएफ याद होता है तो एसपीबीएफ भी याद हो जाएगा। और अगर सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया याद करना है तो वो याद कर लो। अरे सर इसी ने तो हमारा दिल लुटाया आज के सेशन में, इसको कैसे छोड़ देंगे हम? तो बेटा मत छोड़ो। पिंकी वैसे भी तुम्हें तो मिलने वाली है नहीं, सोनू के साथ भाग चुकी है, फंस चुकी है, तो तुम्हारा नंबर नहीं आना। पढ़ के तो खुश हो ही सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। बट जिनको भी लगता है कि नहीं नहीं उन्हें पिंकी सोनू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो आप देख लो जो आपका मन करे। ठीक है साहब? एसिडिक रेडिकल्स में कोई दिक्कत?
आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको सही से पल्ले पड़ा होगा। बाकी जब एक दो बार घर पे रिवाइज और करोगे बढ़िया से तो एकदम चकाचक हो जाएगा, फील आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है साहब, आगे बढ़े। चलो, अगर एसिडिक रेडिकल्स की बातें हो गई है तो हम लोग बात करते हैं आगे। बेटा एसिडिक रेडिकल की अगर पहचान हुई है तो अब बात ये करना है कि अब होगा क्या। अब होगा क्या? आपने रेडिकल तो पहचान लिया, बट अब करना क्या है? तो बेटा मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं करना क्या है। ठीक है, सीक्वेंस सुनना ध्यान से। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जैसे ही हमें कोई सैंपल मिलता है, आपको एक सैंपल दिया गया पेट्री डिश में, आप उस सैंपल पे क्या करते हो? ड्राई टेस्ट करवाते हो। ठीक है, फिर आप उस पर वेट टेस्ट करवाते हो। ये दो तरीके के टेस्ट होते हैं। या तो मैंने ये नहीं कहा सीक्वेंस में, अगर मैंने कहा तो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, या तो आप उस पर ड्राई टेस्ट करवाते हो या फिर आप उस पर वेट टेस्ट करवाते हो। ठीक है, अब जब वेट टेस्ट या ड्राई टेस्ट करवाते हैं तो इन टेस्ट में होता क्या है? तो बेटा ये जो टेस्ट कराने का तरीका है इसमें दो बातें होती हैं। बेटा पहले हम करवाते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। पहले हम क्या करवाते हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है बेटा? हमारा प्राइमरी टेस्ट है। मतलब हमें जो भी लग रहा है हम इस पे बेसिक टेस्ट करा के देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि अच्छा इसमें ये आयन हो सकता है या ये आयन हो सकता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट हमें पक्का नहीं बताएगा कौन है, पर हाँ ये हमें आइडिया जरूर दे देगा कि इसमें हो सकता है ये आयन हो सकता है वो आयन हो सकता है कोई फलाना आयन हो। जब हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट से एक आइडिया लग गया कि ये आयन पाया जा सकता है, हम श्योर नहीं है पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर आयन पाया जा सकता है तो फिर हम क्या करेंगे? वंस द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज डन, हम उस पर्टिकुलर आयन का क्या करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। हम उस पर्टिकुलर आयन का क्या करवाएंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। तो बेटा जी पहले आप उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाते हो, फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे बता चुका हूं? सुनो ध्यान से। बेटा अगर आपके पास ग्रुप 1 आएगा या फिर आपके पास ग्रुप 2 आएगा, अगर ग्रुप 1 आएगा तो ग्रुप 1 वालों का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होगा? आप हर सैंपल को किसके साथ रिएक्ट करवा दोगे? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। आप हर सैंपल को किसके साथ रिएक्ट करवा दोगे बेटा? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। सिमिलरली अगर कोई भी ग्रुप 2 का सैंपल आएगा तो इसमें हर सैंपल को अगर आपको चेक करना है तो आप किसके साथ रिएक्ट करवा दोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या करवाना है, दिस तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रुप 1 होगा तो ये करवाना है और ग्रुप 2 होगा तो ये करवाना है। ग्रुप 3 में क्या होता है? तो बेटा ग्रुप 3 के बारे में हमने ज्यादा बातचीत नहीं करी। मैंने कहा वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, तो वो कौन से प्रोडक्ट देते हैं? तो बेटा जो ग्रुप 3 है, अगर आप ग्रुप 3 के बारे में सुनो मुझसे ध्यान से, तो ग्रुप 3 दो तरीके के काम करते हैं। ग्रुप 3 वाले जो हैं वो दो तरीके के काम करना चाहते हैं। या तो बेटा वो देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर बेटा वो देते हैं रिडॉक्स वाले। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे कि Ag+ हो गए, ठीक है, Ag+ वाले आ गए, सल्फेट है, फॉस्फेट्स है, जो भी बन रहे हैं तो वो आपके प्रेसिपिटेशन वाले में आ जाएंगे। हम कैटाइन की तो अभी बात ही नहीं कर रहे ना, तो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देंगे जो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। और रिडॉक्स में कौन से होंगे? जैसे कि आपका MnO4-, Cr2O7 2-, MnO4 2-, CrO4 2-, रिडॉक्स वाले सारे आ जाएंगे। ये क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी इन पे दिमाग उतना लगाना रिक्वायर्ड नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये बहुत बड़े नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जब पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ तो ये गुत्थी समझनी जरूरी है कि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे होते हैं। तो मैंने बोला पहले हम करवाते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? ग्रुप 1 के सारे रेडिकल्स के लिए टेस्ट ये होता है कि आप सैंपल को किससे रिएक्ट करवा दीजिए? डाइल्यूट H2SO4 से। और ग्रुप 2 वालों के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट ये होता है कि सैंपल को किससे रिएक्ट करवा दीजिए? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। जब आप एक बार ये करवाएंगे आपको कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगी, उन ऑब्जर्वेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा आयन मौजूद हो सकता है, एनायन कौन सा मौजूद हो सकता है। अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो जब एनायन का आइडिया लग गया, जब एनायन का आइडिया लग गया तो फिर आप उस एनायन का पर्टिकुलरली क्या कराओगे? कंफर्मेटरी टेस्ट कराओगे। उसका क्या करवाओगे? कंफर्मेटरी टेस्ट कराओगे। और जैसे वो कंफर्मेटरी टेस्ट पास कर देगा आपका घोषित हो जाएगा कि उस सैंपल में ये पर्टिकुलर एनायन है। फिर यही चीज मैं कैटायन के लिए भी करूंगा। वहां ग्रुप्स क्या होंगे वो जब पढ़ेंगे, जब बात करेंगे। अभी मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता,
भूल जाओ अभी हमें किसी को भी कुछ आता है, अभी तो हमारा सारा फोकस किस पे है, एनायन पे फोकस है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट उस टाइम भी कराएंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट उस टाइम भी कराएंगे, बात आगे करेंगे। वहां ड्राई टेस्ट भी चलेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक रेडिकल्स के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेट टेस्ट। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक रेडिकल्स के लिए, वेट टेस्ट। बेसिक रेडिकल्स के लिए भी वेट टेस्ट होते हैं, बट फॉर नाउ हम क्या प्रोसीड कर रहे हैं, हम तो अपने एसिडिक रेडिकल के डिस्कशन में प्रोसीड कर रहे हैं। सही है साहब, ये बात समझ में आई। अब बेटा एक बात सुनो, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, सैंपल को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवा दो, सैंपल को एक्वस H2SO4 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा दो। नाउ व्हाट इज दिस सैंपल ऑल अबाउट? ये जो मैं तुमसे सैंपल सैंपल कह रहा हूं इतनी देर से, ये सैंपल है क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो, सॉल्ट का सैंपल है, आपको इतना भी नहीं पता? बेटा मुझे पता तो है, बट तुम्हें कुछ नहीं पता, वो चीज मैं बताना चाहता हूं। अभी तक आप क्या करते थे, आप एक्वस सॉल्यूशन का सैंपल ले लेते थे किसी भी सॉल्ट का। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास अमोनियम क्लोराइड का सैंपल है, तो आप क्या समझोगे अमोनियम क्लोराइड को? आप कहोगे NH4Cl का पानी में एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो मेरा सैंपल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही समझोगे। एक्वस सॉल्यूशन के सैंपल लेने की आदत है या सॉलिड सैंपल लेने की आदत है? बेटा यहाँ पे ना थोड़े अलग तरीके का सैंपल लेंगे हम टेस्टिंग करने के लिए। क्या लेंगे थोड़ा अलग तरीके का सैंपल? देखो ध्यान से, हम बेटा यहाँ जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल को हम कहते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। जो सैंपल हम यहाँ लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट। या अगर आप मेरी बात थोड़ा ढंग से सुनो तो हम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। क्या बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। या तो हम बोल देते हैं इसको सोडा एक्सट्रैक्ट, या फिर हम बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब ये क्या बला है, पर हाँ बला कुछ भी हो समझ लेंगे। बट आगे से जब भी मैं आपसे किसी भी सैंपल की बात करूं तो आप समझ जाना आप उस सैंपल का क्या देने वाले हो, मुझे सोडा एक्सट्रैक्ट देने वाले हो। तो पहले मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि सोडा एक्सट्रैक्ट होता क्या है। पहले मैं समझाता हूं सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बनता कैसे है, फिर मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि सोडा एक्सट्रैक्ट यूज क्यों करते हैं हम आखिर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट बनता कैसे है। तो ध्यान से सुने, हम बात करने जा रहे हैं सोडा एक्सट्रैक्ट के बारे में कि सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है। तो बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, अगर आप क्या करो 1 पार्ट ले लो अपने सॉल्ट सैंपल का, आप 1 पार्ट ले लो अपने सॉल्ट सैंपल का, उसमें 3 पार्ट आप मिला दो सोडियम कार्बोनेट के सैंपल का, और उसमें आप मिला दो डिस्टिल्ड वाटर। और इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर मैंने आपको अभी अभी बताया है, इस मिक्सचर को बेटा आप कर दीजिए बॉयल। ये जो मिक्सचर मैंने आपको अभी अभी बताया है, इस मिक्सचर को आप कर दीजिए बॉयल लगभग 10 मिनट के लिए। इस मिक्सचर को आप कर दीजिए बॉयल लगभग 10 मिनट के लिए। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। मैंने बोला यदि मेरा सॉल्ट है 1 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट होगा 6 ग्राम। यदि मेरा सॉल्ट है 10 ग्राम तो सोडियम, मतलब अगर ये है 1 ग्राम तो ये होगा 3 ग्राम, अगर ये है 2 ग्राम तो ये होगा 6 ग्राम, अगर ये है 10 ग्राम तो ये होगा 30 ग्राम। तो मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपल सी बात बोली कि मैंने जितना मेरा अगर 1 पार्ट सॉल्ट का लिया है सैंपल का बेसिक, तो उसमें 3 पार्ट में क्या मिलाऊंगा, Na2CO3 का पाउडर, सॉलिड पाउडर। और बेटा उसमें मैं क्या करूंगा, डिस्टिल्ड वाटर डाल दूंगा। जैसे ही मैं उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दूंगा और इस सोल्यूशन को मैं क्या करूंगा, बॉयल। जैसे मैं इस सोल्यूशन को बेटा करने लगूंगा बॉयल, तो आपका क्या होगा, जैसे आप इसको बॉयल करोगे ना, ध्यान से देखिएगा, हमने बोला इस सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल कितनी देर के लिए करेंगे, 10 मिनट के लिए करेंगे। तो जो 10 मिनट के लिए आप बॉयल करोगे तो आप क्या करोगे, जो यहां से फिल्ट्रेट निकलेगा आपका, जो आपका फिल्ट्रेट निकलेगा, वो फिल्ट्रेट ही आपका क्या होगा, सोडा एक्सट्रैक्ट होगा। ये फिल्ट्रेट ही आपका क्या होगा, सोडा एक्सट्रैक्ट होगा, जिसको मैं ऐसी भी लिख सकता हूं। कृपया इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंफ्यूज ना करें, यहां पे हम सोडा एक्सट्रैक्ट के लिए काफी बार यूज कर लेंगे Se। ध्यान से देख लो सोडा एक्सट्रैक्ट बना कैसे, प्रेपरेशन समझ में आनी चाहिए बेटा। यानी कि मैं ये कहूँ क्या कि सोडियम कार्बोनेट तो हर बार ही डलेगा,
और सोडियम कार्बोनेट डलेगा, तो हम आसान भाषा में ये कह देंगे कि अब से आपको ग्रुप वन की अगर स्टडी करनी है, सपोज करो आपको ग्रुप वन की बातचीत करनी है, तो इनमें से किसी का भी यदि मैंने सोडियम सैंपल ले लिया, इनमें से किसी का भी यदि मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सोडा एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। इनमें से किसी का भी यदि मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, इनका सोडा एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। तो बेटा जी क्योंकि Na2CO3 हमने डाला है, तो हम जनरली लिख देते हैं यहां पे, जनरली sodium salt of samples of group 1 and 2 can be called as soda extract। जनरली जो सोडियम सैंपल आप लेते हो उसे क्या कहते हो, सोडा एक्सट्रैक्ट में कहते हो। अब क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट था वो, सेकंड पॉइंट आता है वाई सोडा एक्सट्रैक्ट। आखिर मुझे सोडा एक्सट्रैक्ट के बारे में बातचीत करनी ही क्यों पड़ रही है सर, मैं अपने नॉर्मल सोल्यूशन से काम क्यों नहीं चला सकता, जिससे मेरी अभी तक जिंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही थी, मैं उस सॉल्ट सैंपल पे डायरेक्टली टेस्टिंग क्यों नहीं कर सकता। तो बेटा उसका रीजन है, अगर कोई आपसे, अभी मैं समझाता हूं आपको, बट अगर कोई आपसे इसका वन वर्ड में आंसर मांगे ना, तो आप वन वर्ड में एक ही आंसर दे दिया करना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, नाम से समझ आ रहा है, ऐसे रेडिकल जो जबरदस्ती आपकी कहानी के बीच में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं, ध्यान से देखो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बीकर है, सपोज करो एक बीकर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आयंस हैं, एक बीकर है उसमें बहुत सारे आयंस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, मैंने बोला इसमें मेरा Cl माइनस आयन है, मैंने बोला इसमें मेरा SO4 2 माइनस आयन है, लेट से मैंने बोला इसमें मेरा कोई और आयन भी है, लेट से मेरा नाइट्रेट आयन भी है, ठीक है, लेट से मेरा नाइट्रेट आयन भी है। तो अब क्या होगा, अब मैंने बोला कि सपोज करो मुझे टेस्ट किसका करना था, Cl माइनस का, सपोज करते हैं मुझे टेस्ट कंडक्ट करवाना था Cl माइनस का, ठीक है साहब, Cl माइनस का टेस्ट करवाना था, और मैंने बाहर से डाला Pb2+, मुझे Cl माइनस का टेस्ट करवाना था, सिर्फ आसान तरीके से मेरी बात सुनना, सिर्फ कॉमन सेंस के तरीके से, मैंने Pb2+ का सैंपल बाहर से डाला, और मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं Cl माइनस का टेस्ट करवा रहा हूं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा Pb2+ किसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, Cl माइनस के साथ, और मुझे क्या दे देगा, PbCl2 दे देगा। परंतु सपोज करो अगर Pb2+ आपने डाला बाहर से, और हो क्या गया, Cl माइनस का नंबर आ ही नहीं पाया, ये Pb2+ ने तो किस पे झपट्टा मार दिया, इस Pb2+ ने तो झपट्टा मार दिया भाई साहब सल्फेट पे। अब क्या करोगे, यहां तो PbSO4 का पीपीटी बना दिया उसने, सपोज करो, सपोज, आई एम नॉट सेइंग इसका पीपीटी बनता है कि नहीं बनता, आई एम नॉट सेइंग इस पे नंबर आता है कि नहीं आता, मैं सिर्फ एक केस लेके चल रहा हूं आपको इसका यूज बताने के लिए कि आखिर सोडा एक्सट्रैक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैंने क्या कहा, मैंने बाहर से डाला Pb2+, और आप चाह रहे थे कि आप टेस्ट करवाओगे Cl माइनस का, पर बेटा ये तो आपके मन के विचार है ना, आप सैंपल के कान में बोल दोगे क्या जाके कि अभी अभी सुन 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 सुन, इसके साथ रिएक्ट करियो, इस पे मत जाइयो, नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना, ये बोल सकते हो, कोई है क्या निंजा टेक्निक, अगर है तो बता दो यार, चैप्टर ही खत्म कर देते, काम ही नक्की, जेई में भी सवाल से पूछ ही लेंगे अपन, नहीं कर सकते, राइट। तो बेटा अगर आप यहां पे इसके लिए टेस्ट करवा रहे हो, बट आपके हाथ में ही नहीं है कि वो इससे रिएक्ट करेगा कि इससे रिएक्ट करेगा कि इससे रिएक्ट करेगा, सपोज करो वो तो इसके साथ रिएक्ट करके पीपीटी बना गया, सपोज करो, तो बेटा फिर क्या फायदा हुआ आपके टेस्ट का, आपका Cl माइनस तो आयन में धरा का धरा ही रह गया, उसे तो कोई मिला ही नहीं, राइट। जबकि बल्कि जो सैंपल आप बाहर से डाल रहे हो उसने तो क्या कर दिया, SO4 2 माइनस के साथ में रिएक्ट कर दिया। तो बेटा ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप डायरेक्ट सॉल्ट का सोल्यूशन नहीं डालते हो, ठीक है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप डायरेक्ट सॉल्ट का सोल्यूशन नहीं डालते हो। आप क्या करते हो यहां पे, समझो ध्यान से मेरी बात को, यहीं पे बना दूं क्या एक छोटा डायग्राम, यहां पे आप क्या करते हो, आप ये करते हो, आपने बीकर लिया, तो आपने क्या किया, आपने इसमें आयन ले लिए, आपने आयन कौन कौन से ले लिए, वही आयन ले लिए,
आपका Cl माइनस, आपका SO4 2 माइनस, और ये आपका NO3 माइनस। और आपने मन में धार लिया कि मुझे तो किसका टेस्ट करवाना है, Cl माइनस का। अब आप इस बार क्या करोगे, आप इस बार बाहर से क्या डालोगे, आप इस बार बाहर से बेटा डालोगे Pb2+ की सैंपल की जगह पे सोडा एक्सट्रैक्ट। आप बाहर से क्या डालोगे, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट से क्या होगा बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट जो है उसमें Na+ बहुत ज्यादा है, उसमें कार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका 3 पार्ट्स है इसके कंपैरिजन में। जब ये दोनों आयन एक्सेस में हैं, जब ये दोनों आयन एक्सेस में हैं, तो ये सोडा एक्सट्रैक्ट जब बन के जाएगा अंदर, तो क्या काम करेगा कि जो भी फिजूल के आयन हैं, जो एक्स्ट्रा आयन है जिनसे हमको बचना है, जिनसे हमको बचना है, ये क्या करेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट वाले, Na+ और कार्बोनेट उनके साथ रिएक्ट करके उनको डिसॉल्व कर देंगे समहाउ, जबकि इसको रहने दे जाएंगे। और जो एक्चुअली मेन सैंपल था आपका, सपोज करो Pb2+ था, वो इसके साथ रिएक्ट करके आपका काम दे देगा। ये मैंने कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बताइए कि सोडा एक्सट्रैक्ट आके क्या करेगा, सोडा एक्सट्रैक्ट आके कहेगा कि ये जो तुम्हारे बचे हुए आयन्स है ना, बचे हुए, मैं इन सब के साथ रिएक्ट कर जाऊंगा और इन सबको क्या कर दूंगा, सेटल। मैं क्या कर दूंगा, इन सबको सेटल कर दूंगा, इनके साथ काम सही करा दूंगा, ताकि तुम्हारा जो ये आयन है ये किसके साथ जाके रिएक्ट करे, जो तुम्हारे काम की चीज है। क्लियर है? तो हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज क्यों करते हैं कि ये जो ऐसे आयन जो होते हैं ना आपके बीकर में, जो आपके काम को सही से नहीं बनने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कहते हैं। तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स से बचने के लिए आप क्या करते हो, सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज करते हो। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इसकी जगह एक बेटर एग्जाम्पल देता हूं। बेटर एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से, एक और बेटर एग्जाम्पल समझो ध्यान से। मैंने बोला आपका बीकर है, ये बिल्कुल एप्ट एग्जाम्पल होगा। पहले मैंने माहौल बनाने के लिए एक रैंडम एग्जाम्पल लिया था, अब मैं बिल्कुल एप्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। भाई अगर तुम्हारा सॉल्ट सैंपल है तो तुम्हारे पास कैटायन भी है, तुम्हारे पास एनायन भी है। अगर तुम्हारे पास सॉल्ट सैंपल है तो तुम्हारे पास कैटायन भी है, तुम्हारे पास एनायन भी है। आप एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना चाहते हो, पर जो बाहर से चीज आ रही है उसको थोड़ी पता है कि मुझे एसिडिक रेडिकल के साथ में रिएक्ट करना है कि बेसिक के साथ में रिएक्ट करना है। उसको तो जहां मौका मिलेगा वो वहां रिएक्ट करेगा। तो सपोज करो आपके पास में क्या था, Cl माइनस था, और आपके पास में क्या था, लेट्स से आपके पास था अमोनियम आयन, लेट्स से, लेट्स, ठीक है। मैंने बोला मुझे और भी कोई X+ आयन था लेट्स से, और लेट्स से कोई Y- आयन था, मर्जी से मैंने कह दिया। अब मैंने कहा बाहर से मेरे पास में कोई आ रहा है जो रिएक्ट करना चाह रहा है, बाहर से अब मैंने अगर सोडा एक्सट्रैक्ट डाला, बाहर से अगर मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट डाला, तो सोडा एक्सट्रैक्ट आके क्या करेगा, सोडा एक्सट्रैक्ट कहेगा भाई हम तो एसिडिक रेडिकल के साथ में रिएक्ट करने हैं Cl- के साथ, तो हम तो इसी के साथ रिएक्ट करेंगे। जो बचे हुए हैं ये जो NH4+, जो बेसिक रेडिकल हैं, जो बीच बीच में हमारे लिए अड़ंगा डाल रहे हैं, इनको कार्बोनेट आयन तुम जाके क्या करो, सेटल करो। तुम जाके क्या करो, सेटल करो, इनको फटाफट पानी में सॉल्युबल कराओ, ताकि पीपीटी सिर्फ उसका बने जिसका हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम उसको अलग से फिर एग्जामिन कर पाए। ठीक है। तो सोडा एक्सट्रैक्ट क्या करता है, एसिडिक रेडिकल्स का ढंग से, एसिडिक रेडिकल्स को ढंग से एग्जामिन हम कर पाए, इसलिए बेसिक रेडिकल्स को क्या कर देता है, पानी में डिसॉल्व कर देता है। क्लियर है साहब? तो बेसिकली आपके पास में सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज क्यों किया जाता है, आप जनरली ये बोलते हो कि आपके एसिडिक रेडिकल्स जो हैं, जो आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं, वो हमेशा पहले टेस्ट किए जाते हैं बेसिक रेडिकल से। और जब एसिडिक रेडिकल का टेस्ट बेसिक से पहले किया जाता है, तो बीकर में तो दोनों ही मौजूद होंगे ना यार। आप यूज चाहे एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करो, बीकर में तो दोनों मौजूद हैं। तो जब एसिडिक रेडिकल का आप टेस्ट कर रहे हो, पर बीकर में एसिडिक और बेसिक दोनों मौजूद है, तो बेसिक को समहाउ क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। बेसिक को समहाउ क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप बाहर से क्या यूज करते हो, सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हो, कि वो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स जो हैं उनको क्या कर देगा, हमें हमें उनसे छुटकारा दिला देगा। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है। तो सोडा एक्सट्रैक्ट का काम क्या होता है, इंटरफेयरिंग रेडिकल से हमको प्रिवेंट करना। समझ में आई ये वाली बात? तो अब से हम हर टेस्ट के अंदर बिना बताए क्या यूज करेंगे, सोडियम सैंपल यूज करा करेंगे चीजों का। परंतु एक डाउट, या फिर मैं बोलूं एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। क्या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट? मैंने बोला सोडा एक्सट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड
सोडा एक्सट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग presence of for detecting presence of कार्बोनेट आयंस। सोडा एक्सट्रैक्ट को आप कभी भी कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं करोगे। कार्बोनेट आपके ग्रुप 1 वाले होते हैं ना, इनकी प्रेजेंस के लिए आप कभी भी इसको यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे बेटा जी? सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी आपके सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, ऑलरेडी आपके सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, कार्बोनेट आयन ही तो है, सोडियम कार्बोनेट ही तो एक्सेस में है। अगर आपने इसी के लिए यूज कर लिया तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं बचा, वो ऑलरेडी कार्बोनेट एक्सेस में लेके आया हुआ है। तो कार्बोनेट के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। सोडा एक्सट्रैक्ट को कार्बोनेट के लिए यूज नहीं करोगे, बाकी जगह हाँ बिल्कुल मजे से सोडियम का सैंपल लेके चलो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है साहब, समझ में आ गई क्या यहां तक बातें? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना होता है एक्वस सॉल्यूशन की जगह, ये बात समझ में आ गई। क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आपके टेस्ट का क्या सीक्वेंस होता है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपसे कहा था कि सैंपल में क्या लूंगा, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब सोडा एक्सट्रैक्ट, अब मैं आ जाता हूं इस पे। मैंने कहा था ग्रुप 1 के प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं। ग्रुप 1 के प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं कि जब हर सैंपल को, अब मैं कहूंगा कौन से सैंपल को, अब मैं कहूंगा हर किसी के जो सोडा एक्सट्रैक्ट को तुम किससे रिएक्ट करवाओगे, डाइल्यूट H2SO4 से, और यहाँ हर किसी के सोडा एक्सट्रैक्ट को तुम किससे रिएक्ट करवाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है साहब, ठीक है। जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, ये बात समझनी है। हर किसी के सैंपल को तुम किससे रिएक्ट करवाओगे, डाइल्यूट H2SO4 से, और यहाँ पे हर किसी को आप किससे रिएक्ट करवाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। समझनी ये बात है कि अब होगा क्या। तो देखो ग्रुप 1 की जब मैं बात करता हूं, जब मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो उनका प्रिलिमिनरी टेस्ट जब मैंने करवाया तो क्या होगा, देखो जब इनका प्रिलिमिनरी टेस्ट मैंने करवाया तो क्या होगा, देखो ध्यान से। पहले लिख लेते हैं ग्रुप 1 वाले। हाँ, SST काम नहीं आती। अगर SST काम नहीं आती तो जल्दी जल्दी लिखना, SST काम नहीं आती। फटाफट इनके आयंस लिखना। ये कौन सा है मेरे पास में, सल्फाइड। ये कौन सा है मेरे पास में, सल्फाइड। ये कौन सा है मेरे पास में, थायोसल्फेट। ये कौन सा है मेरे पास में, ऑक्सिलेट। ये कौन सा है मेरे पास में, नाइट्राइट। और ये कौन सा है मेरे पास में, एसीटेट। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 की बातचीत करनी है हमें। एक एक करके देखते हैं इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले वाला, जब मैंने एक एक करके बात करते हैं, जब मैंने कार्बोनेट आयन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया ना, जब मैंने कार्बोनेट आयन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया ना, तो क्या हुआ, तो बेटा वहां पे ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला। क्या निकला, ब्रिस्क एफरवेसेंस। बेटा एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फिज निकली, बुलबुले से निकले। बुलबुले समझते हो ना आप, तो बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला। ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में क्या हुआ, कलरलेस ओडरलेस गैस निकली। ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में क्या हुआ, एक कलरलेस ओडरलेस गैस निकली, और उस गैस की खासियत यह है कि वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की। उस गैस की खासियत क्या है, वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो बेटा कौन सी होती है ऐसी गैस जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है, कलरलेस और ओडरलेस होती है। तो बेटा इतना आपको ध्यान होना चाहिए पहले से, छोटी क्लासेस से। नहीं है तो अब सुन लो बेटा, ऐसी गैस कौन सी होती है, CO2। तो बेटा अगर आपने किसी सैंपल को डाइल्यूट H2SO4 में डाला और अगर आपको इस तरीके की कोई गैस निकल रही है, या अगर आपको CO2 गैस निकलती हुई दिख रही है, तो आपके उस सैंपल में कौन सा एनायन है, कार्बोनेट एनायन है। कौन सा एनायन है, कार्बोनेट एनायन। इस तरीके से प्रिलिमिनरी टेस्ट को समझा जाता है, इस तरीके से प्रिलिमिनरी टेस्ट को समझा जाता है। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो बेटा जब मैंने मेरे सैंपल में, अगले सैंपल पे आ गया मैं, जब मैंने मेरे सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 को डाला, इस बार जब मैंने मेरे सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 को डाला तो बेटा कलरलेस गैस निकली पर ओडरलेस नहीं निकली। कलरलेस गैस निकली पर ओडरलेस नहीं थी। इस बार उसमें क्या थी, स्मेल थी। ओडरलेस का मतलब होता है उसमें ना कोई खुशबू है ना कोई बदबू है। इस बार आपके पास स्मेल थी। कैसी स्मेल थी, रॉटन एग लाइक स्मेल। कैसी स्मेल थी, रॉटन एग लाइक स्मेल। ये आगे की बात को एक बार रहने दो, बताऊंगा कुछ देर में। अभी तुम मेजर वो समझते जाओ कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी।
ठीक है, तो रॉटन एग लाइक स्मेल थी, और रॉटन एग तो बेटा एक ही गैस होती है, H2S गैस, जिसकी हम बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो अगर आपने किसी सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 डाला, उससे कलरलेस गैस निकल रही है जिससे रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है, तो आपको चमकना चाहिए कि वो कौन सी गैस है, H2S, और इसका मतलब ये कौन से सैंपल का प्रूफ है कि उसमें कौन सा एनायन है, सल्फाइड एनायन है। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, ऐसे बोल बोल के ही घर पे रिवाइज करना, जब बोल बोल के रिवाइज करोगे ना तो चीजें यहां पे छप जाएगी। ठीक है, और फिर डीपीपी सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी बातें। आगे बात करते हैं, चलो अगली गैस की बात करें। बेटा मैंने कहा अब मेरे पास एक सैंपल आया जिसको मैंने डाइल्यूट H2SO4 में डाला। अब मेरे पास एक सैंपल आया जिसको मैंने ना डाइल्यूट H2SO4 में डाला, तो उससे क्या हुआ बेटा, जब मैंने मेरे सैंपल को डाइल्यूट H2SO4 में डाला तो इस बार भी गैस निकली तो कलरलेस, पर फिर से ओडरलेस नहीं थी। गैस जो निकली वो थी तो कलरलेस पर ओडरलेस नहीं थी। फिर कैसी थी सर? तो बेटा इस बार ना बड़ी सफोकेटिंग स्मेल थी, बड़ी सफोकेटिंग, बड़ी बर्निंग सी स्मेल थी। तो वो जो बर्निंग स्मेल या सफोकेटिंग स्मेल होती है वो किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। तो बेटा जब सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है, आपने किसी सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 डाला, आपको कलरलेस गैस निकली और उसके साथ में क्या हुई? बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आई, तो यानी कि वहां पे कौन सा एनायन प्रेजेंट था? आपका सल्फाइट आयन। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% प्रेजेंट था, मैं ये कह रहा हूं कि चांसेस हैं कि ये प्रेजेंट होंगे, अगर ऐसा 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 होगा। 100% नहीं कह रहे, क्योंकि ये मेरे कौन से टेस्ट हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट, अभी कंफर्मेटरी टेस्ट करना बाकी है। सही बात है? समझ में आ रही है बात? तो अभी हम सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट के हिसाब से ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, कंफर्मेटरी तो अभी करेंगे दोस्त। चलो आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा, देखो अब मैंने मेरे अगले सैंपल में जब डाइल्यूट H2SO4 डाला, अगले सैंपल में जब मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला दोस्त, तो क्या हुआ? देखो ध्यान से क्या हुआ, यहां पे बेटा रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकली, रेडिश ब्राउन। तो इस बार तो ना कलरलेस थी ना ओडरलेस थी। कलर तो क्या था? रेडिश ब्राउन, और ओडर कैसा था? पंजेंट। तो जब कलरलेस गैस की जगह पे रेडिश ब्राउन गैस निकली, दैट टू पंजेंट स्मेलिंग, तो बेटा रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेलिंग हमने पी ब्लॉक में बात करी हुई है, NO2 होती है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं उसके। तो जब NO2 गैस निकली, तो NO2 गैस बेटा किसका प्रूफ है? वो प्रूफ है नाइट्राइट आयन का, कि आपके सैंपल में क्या मौजूद है? नाइट्राइट आयन। तो मैं फिर से अपना सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप किसी डाइल्यूट एक सैंपल के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालते हो और उसके बाद में आप देखते हो कि वहां से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स उठ रही हैं, एंड दैट टू पंजेंट स्मेलिंग उठ रही हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा कि आपके सैंपल में क्या हो सकता है? नाइट्राइट आयन हो सकता है। ठीक है साहब? अच्छा, अब अगला अगला हमारे पास में क्या है? मैंने बोला कि आपके पास एक डाइल्यूट सैंपल था, एक सैंपल था जिसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला। डाइल्यूट सैंपल नहीं था, आपके पास एक सैंपल था, उसमें आपने क्या डाला? डाइल्यूट H2SO4 डाला। जब आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो उसमें से क्या हुआ? कलरलेस गैस तो आई, पर उसकी स्मेल कैसी थी? विनेगर लाइक स्मेल थी। जो कलरलेस गैस आई उसकी स्मेल कैसी थी? विनेगर लाइक। बेटा अगर उसकी विनेगर लाइक स्मेल थी तो फिर अंडरस्टूड है वहां पे क्या था? एसिटिक एसिड के वेपर्स निकल रहे थे, और ये आपके पास में क्या हो गई? CH3COO-। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि बेटा आपके पास में दो तरीके की चीजें निकलती हैं, या तो आपकी निकलती हैं गैसेस, जब आप रिएक्ट करवाते हो ना किसी सैंपल को, जब आप किसी सैंपल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो बेटा आपकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो गैसेस निकल सकती हैं, या आप बोलोगे आपके एसिडिक वेपर्स निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं? एसिडिक वेपर्स। तो ये आपका ग्रुप 1 का प्रिलिमिनरी टेस्ट का तरीका होता है कि आप सैंपल लेते हो, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, तो या तो गैसेस निकलती हैं या फिर आपके क्या निकलते हैं? एसिडिक वेपर्स निकलते हैं। अगर ये प्लस से गलत आइडिया लगता है तो मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूं। दोनों भी निकल सकते हैं, एक एक भी निकल सकता है। ठीक है, अभी भी सारे नहीं खत्म हुए हैं, एक बच गया, यहां जगह नहीं है। ध्यान से सुनो, इसकी तो बात ही नहीं करी, इसकी तो बात ही नहीं करी यार, सुनो ध्यान से। फिर मैंने क्या बोला? यदि मैंने आपके डाइल्यूट H2SO4 के सैंपल में, मतलब इस सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 डाला, इस सैंपल में डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आप बोलोगे आपकी व्हाइट टर्बिडिटी आएगी वहां पे, व्हाइट टर्बिडिटी तो आती है, साथ में कलरलेस गैस निकलती है विद सफोकेटिंग ऑर्डर। कलरलेस गैस निकलती है विद सफोकेटिंग ऑर्डर,
मतलब बेटा जो टर्बिडिटी होती है वो तो होती है सल्फर की, ठीक है, और जो गैस है कलरलेस वो कौन सी है, SO2। तो ये दो चीजें वहां पे बनती हैं। क्लियर है? तो आपका रेडिकल कौन सा है? अगर थायोसल्फेट है तो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या है कि जब इसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो बेटा आपकी क्या आएगी, टर्बिडिटी आएगी वाइट, और आपकी कलरलेस गैस निकलेगी विद सफोकेटिंग ऑर्डर। ध्यान रहेगी ये बात? चलो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के, सारे आयंस के या सारे रेडिकल्स के, रेडिकल इज द बेस्ट वर्ड, आपने ग्रुप 1 के सारे रेडिकल्स के प्रिलिमिनरी टेस्ट तो समझ लिए। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इसको रिवाइज करना। यहां समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जिस सीक्वेंस में आपने ये याद किया है ना, एसएसटी काम नहीं आती, इस सीक्वेंस में टेबल खुद बना के देखना। अगर इस सीक्वेंस में टेबल एक बार खुद बना के देख लोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है? एक बार खुद बना के देख लोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो एक बार उस सीक्वेंस में बना के देखना। यहां तो जैसे मैंने रैंडमली लगा रखा था, इसको हम हमारे ट्रिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कहां क्या आएगा वो आपको सोचना है। ठीक, पक्का? चलो साहब, प्रिलिमिनरी टेस्ट में कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अगर प्रिलिमिनरी में कोई डाउट नहीं है तो अब आप देखोगे मैंने कुछ कुछ बातें यहाँ पे आपको बताई नहीं। जैसे ये था, लेड एसीटेट के पेपर को ब्लैक कर देता है, तो करेंगे बेटा जब बात करेंगे। ये क्या करता है, एसिडिफाइड K2Cr2 को पेपर ग्रीन करता है, करेंगे इसके बारे में भी जब बात करेंगे। ये इसको ब्राउनिश ब्लैक कर देता है, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी ये इतना जरूरी नहीं था, आपके लिए जरूरी था कैसी गैस निकल रही है, उसका कैसा ओडर है, ये दो बातें पता होनी चाहिए। और अगर गैस ना निकल के एसिडिक वेपर निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं ये पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है आपको, प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो गए हैं, तो अब समय आ गया है क्या करने का, कंफर्मेटरी टेस्ट समझने का। यदि आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट अच्छे से समझ आ गए हैं तो अब मौका आ गया है कि हम किसकी बातचीत शुरू कर दें, कंफर्मेटरी टेस्ट की बातचीत शुरू कर दें। कैसे करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट की बातचीत? तो बेटा हर सैंपल के ना अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। हर सैंपल के ना अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो आपको सुनने होंगे, जो आपको समझने होंगे और आपको याद करने होंगे। जहां कोई ट्रिक लग सकती होगी मैं बताता जाऊंगा, जैसे मैंने अभी बताई थी, पर हाँ आपको ध्यान से समझनी खुद से पड़ेंगी चीजें। हर चीज बहुत इजी भी नहीं होगी, पर हाँ लॉजिकल सब में होगा। आपको समझ आ रहा होगा कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, दिमाग से मन से समझोगे तो आ जाएगा समझ। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं हम ग्रुप 1 के। और सबसे पहले बेटा हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, किसकी बात शुरू करने जा रहे हैं, कार्बोनेट आयन की। सबसे पहले किसकी बात शुरू करने जा रहे हैं, कार्बोनेट आयन की। तो भाई कार्बोनेट आयन के लिए हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट किया था क्या? मैं आपसे कोई भी सैंपल जब पढ़ाऊंगा तो पहले मैं तुम्हें उसकी प्रिलिमिनरी की रिएक्शन दिखाऊंगा। अभी तक तो मैंने टेबल में तो तुम्हें क्या कहा था, बताया था कि डाइल्यूट H2SO4 आता है तो ऐसा होता है, डाइल्यूट H2SO4 आता है तो ऐसा होता है। यहां पे सबसे पहले मैं डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन तुम्हें समझाया करूंगा दिखा के, फिर मैं उसके कंफर्मेटरी टेस्ट पे आगे बढ़ा करूंगा। ठीक है, हर सैंपल में हम यही करने वाले हैं, हमारा फिक्स पैटर्न रहने वाला है। सुनो ध्यान से, मैंने बोला आपके कलरलेस ओडरलेस गैस, जब आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला था कार्बोनेट के सैंपल पे तो क्या हुआ था, कलरलेस ओडरलेस गैस आपकी निकली थी। बस उसमें खास बात क्या थी, ब्रिस्क एफरवेसेंस था। खास बात क्या थी, ब्रिस्क एफरवेसेंस था। और मैंने आपको कहा था यहां सैंपल में सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं लेंगे, तो मैंने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया है, सोडियम का कार्बोनेट नहीं लिया। ठीक, सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं लेंगे बता चुका हूं मैं आपको। मैंने क्या किया, मैंने लिया, देखो मैंने क्या किया, जब इस सैंपल पे डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करवाया तो बेटा कोई हाईफाई रिएक्शन नहीं है, ये तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये क्या बना, यहां क्या क्या आयन है, कैल्शियम आयन है और कार्बोनेट आयन है। यहां क्या क्या आयन है, हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा ये जो कैल्शियम है सल्फेट के साथ चला जाता है, ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब आपको पता है जो कार्बोनिक एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड है, वो डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, H2O में और CO2 में। क्योंकि ये CO2 निकाल देता है तो बेटा यही है जो क्या करती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। कलरलेस ओडरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ध्यान से समझिएगा, करा ही क्या मैंने, कुछ भी नहीं करा। ये रिएक्शन बचपन से आती है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है बॉस। CaSO4 बन गया, H2CO3 बन गया। H2CO3 उतना स्टेबल नहीं होता तो वाटर और CO2 में टूट जाता है, क्योंकि CO2 गैस है। ये एरो डायरेक्शन गलत है, दिस डिनोट्स PPT। हमारी तो गैस इवोल्व हुई है, गैस की एरो की डायरेक्शन कहां जाएगी, ऊपर। कैसे बन जाएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्लियर है साहब, समझ में आया? ये तो था हमारा क्या, ये था हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये CO2 निकल रही थी, इससे हमें आइडिया लगा था कि यहाँ कौन सा आयन मौजूद हो सकता है, कार्बोनेट आयन मौजूद हो सकता है।
अब बात करते हैं आगे। बेटा ये जो CO2 गैस निकली, हमें लेना था कंफर्मेशन कि क्या ये कार्बोनेट आयन का सैंपल ही है या नहीं है, या ये CO2 ही निकल रही है या नहीं है। तो हमने क्या किया, जो भी गैस वहां निकल रही थी, मुझे नहीं पता था वो CO2 है कि नहीं, जो भी वो ब्रिस्क एफरवेसेंस वाली गैस निकल रही थी, उसको मैंने किससे रिएक्ट करवा दिया, लाइम वाटर से रिएक्ट करवा दिया। जो भी गैस का सैंपल वहां निकल रहा था, आपको एग्जाम में ऐसे ही बोला जाएगा कि एक सैंपल को जब डाइल्यूट H2SO4 में डाला गया तो एक गैस निकली X, जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकली। जब उस गैस X को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा गया तो उसने सोल्यूशन को कैसा कर दिया, मिल्की कर दिया। उसने सोल्यूशन को कैसा कर दिया, मिल्की कर दिया। आइडेंटिफाई द गैस X, तो सोल्यूशन को मिल्की कर दे, वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। कौन सी होती है, CO2। अब सुनो ध्यान से, तो जब CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया तो क्या हो गया, CaCO3 बन गया, जिसने सोल्यूशन को मिल्की कर दिया। पर अगर मैंने इसी सैंपल को लॉन्ग समय तक पास करवाया CO2 से, ये तो मैंने CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया था, कुछ अमाउंट को CaCO3 मिल्की हो गया, पर अगर मैं बाहर से CO2 पास कराता जा रहा हूं, कराता जा रहा हूं, कराता जा रहा हूं, कराता जा रहा हूं, तो ये मिल्कीनेस एक समय के बाद क्या होगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाइकार्बोनेट में। ये जो कार्बोनेट है, अगर आप अभी भी CO2 पास कराते गए, कराते गए, कराते गए, कराते गए, रुके ही नहीं, तो बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में, एंड दैट इज सॉल्युबल। ठीक है साहब, आपकी मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और ये सैंपल जो आपका कैसा बनता है, सॉल्युबल बनता है। सही बात है क्या, पक्का। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा साबित हुआ कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस का कंफर्मेटरी टेस्ट, कि वो जो गैस निकल रही थी, अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है तो पक्की बात है फिर वो CO2 है। ठीक है, CO2 है, तो फिर वो इस तरीके से हमारे पास में, हमने आगे भी इसको चेक कर लिया कि वो सॉल्युबल भी है। समझ आ गई क्या यहां तक बात। बेटा अगर यहां तक आपको बात समझ में आती है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो अभी मैंने लास्ट में लाइन बोली उस पर थोड़ा सा फिल्टर लगाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, अगर कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि वो CO2 ही है। क्यों, क्योंकि बेटा SO2 की भी एक खास बात होती है कि वो क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। परंतु SO2 कुछ आगे जाके ऐसी प्रॉपर्टीज भी शो करता है। आपको जब ये लाइम वाटर मिल्की दिखता है ना, तो आप CO2 और SO2 में कॉल नहीं ले पाते, तो आप SO2 के लिए, अगर वहां पे SO2 है तो आप एक और टेस्ट करके देखते हो। आप क्या करते हो कि वो जो SO2 जहां पे सैंपल में है, आप एक फिल्टर पेपर लाते हो जिसको आप K2Cr2O7 में डिप करके लाए हो, और आप उसे जब वो SO2 गैस वाले सैंपल में ले जाते हो, जो मिल्कीनेस वाला सोल्यूशन है, अगर वो फिल्टर पेपर का कलर ग्रीन हो गया तो वहां SO2 है, अदरवाइज आपका अजम्पशन सही था, वहां कौन है, CO2। मेरी बात वापस सुनना, आपने बोला आपका मिल्की सोल्यूशन रेडी हो गया, मिल्कीनेस आ गई। अब आप कह रहे हो जो मिल्कीनेस है ये तो दो की वजह से आ सकती है, SO2 भी ले आता है और CO2 भी ले आता है। क्या करें, हमने कहा एक फिल्टर पेपर लाओ, फिल्टर पेपर लाओ। कैसा फिल्टर पेपर, जिसको आप डिप करके लाओगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 में। इस फिल्टर पेपर को आप किस में डिप करके लाओगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 में। जब आप फिल्टर पेपर को एसिडिफाइड K2Cr2O7 में लाते हो, अब उस फिल्टर पेपर को आपने एक बार इस मिल्की सोल्यूशन में डिप किया। इस फिल्टर पेपर को आपने इस मिल्की सोल्यूशन में क्या किया, डिप किया। डिप करने पे क्या हुआ, यदि उसका कलर ग्रीन हो गया तो वहां कौन मौजूद है, SO2। अगर उसका कलर ग्रीन हो गया तो वहां कौन मौजूद है, SO2। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वहां कौन मौजूद है, CO2। बाकी एक और तरीका है पहचानने का, भाई ब्रिस्क एफरवेसेंस भी तो कोई चीज है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। और एक और चीज है, ये तो कलरलेस और ओडरलेस है ना साहब। ये तो कैसी होती है, अगर SO2 होती है यहाँ पे, पहले प्लेस भी आपको समझ आता, पंजेंट स्मेल तो आई नहीं यहाँ पे, बर्निंग स्मेल तो आई नहीं यहाँ पे, राइट, तो वहां से भी समझ आ जाता। पर अगर टू बी प्रिसाइज इस स्टेप पे आके चेक करना है तो आप K2Cr2O7 को डाल के देख सकते हो। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो याद करो मैं आपको डी ब्लॉक में पढ़ा के आया हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब K2Cr2O7 को मैं SO2 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फेट में चला जाता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब वो खुद रिड्यूस होकर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये Cr2SO4 होल थ्राइस बनाएगा। और ये कैसा कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ड्यू टू दिस ग्रीन कलर ये फिल्टर पेपर का कलर कैसा आता है, ग्रीन। ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, राइट। ठीक है, समझ में आ गई कार्बोनेट आयन की बात। अगर कार्बोनेट आयन का टेस्ट समझ आ गया तो हमने एक रेडिकल क्रॉस कर दिया। अगर कार्बोनेट आयन का टेस्ट समझ में आ गया तो हमने आज की क्लास में एक रेडिकल को क्रॉस कर दिया, समझ लिया। अब चलते हैं हमारे आखिरी रेडिकल की तरफ। आज के आखिरी रेडिकल कौन है, एसीटेट आयन।
6 हैं जिसमें से 2 हम आज पढ़ रहे हैं। एसीटेट आयन, एसीटेट आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3COO माइनस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3COO माइनस। कैसे पढ़ोगे CH3COO माइनस को? तो पहला काम क्या होगा आपका? प्रिलिमिनरी टेस्ट कराना। प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होगा? CH3CO माइनस को डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्ट करवाओ। अच्छा, अगर आप सोडा एक्सट्रैक्ट लोगे ना, यहाँ पे सैंपल में सोडा एक्सट्रैक्ट लोगे तो कैसा लोगे? सोडियम सॉल्ट लोगे। तो आप ये कह सकते हो क्या कि आपने ये लिया और इस पे क्या करवाया? H2SO4 का रिएक्शन करवाया डाइल्यूट। जब करवाया तो क्या होगा? फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, और इसीलिए मैंने वहां पर आयन ही रख रखा है। तो क्या होगा? ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CH3COOH, और साथ में क्या बनेगा? Na2SO4। ये सॉल्युबल होता है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैंने एसिटिक एसिड बना लिया है यहाँ पे इस तरीके से। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका एसिटिक एसिड बनता है, इसीलिए आप कहते हो वो भी एसिटिक एसिड के क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। इसलिए आप कहते हो कि आपकी विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, एसिड के वेपर्स बनते हैं। ये तो हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये मेरा क्या था? प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब मुझे कंफर्म करना है कि क्या वाकई यहां पे एसिटिक एसिड है या कुछ और है, क्या मेरा छलावा है, और ये रिएक्शन हुई कैसे? ऐसे। ये मेरा क्या है? सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो मेरे को कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला जो भी तुम्हारे यहाँ पे वेपर्स निकल रहे हैं, जो भी तुम्हारे पास में चीज निकल रही है, उसको किससे रिएक्ट करवा दो? इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवा दो। किससे रिएक्ट करवा दो? इथाइल अल्कोहल से। जब इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाओगे एसिडिक मीडियम में, तो बेटा ये क्या बनाएगा तुम्हारा? ये बनाएगा एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये बनता है हमारे पास में। कैसे बनता है समझ लो ध्यान से बात। ये क्या है? ये है ये देखना O माइनस H प्लस अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा बेटा, अगर O माइनस और H प्लस अलग अलग हो सकते हैं, अब मैंने क्या बोला है? C2H5OH है, ये क्या हो जाएगा? C2H5OH जो है वो क्या हो जाएगा? O माइनस H प्लस हो जाएगा। ठीक है बात। तो अब आपने क्या बोला? आपने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O जो है, इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? आके C2H5 का ग्रुप जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा। क्लियर है? मैकेनिज्म से जुड़ता है। मैंने तो एक आसान तरीके से समझना सिखाया था तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं एक दूसरे में। और जब ये एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं तो आप बोलते हो आपका क्या बनता है? फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? फ्रूटी स्मेलिंग, फ्रूटी जैसी टेस्टी सी मीठी सी खुशबू होती है इसकी, परफ्यूम टाइप। तो ये होता है एस्टर, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। तो अगर जो भी आपकी एसिड की वेपर्स बनी है, अगर आप उसे इथाइल अल्कोहल से पास करवाते हो और आपकी फ्रूटी स्मेलिंग कोई वहां पे वेपर्स बन जाती हैं, ओडर्स बन जाती हैं, तो आप क्या कहोगे? कि यस, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन। तो ये हुआ इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट। बोलो समझ में आई क्या बात? अगला कंफर्मेटरी टेस्ट देखो, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिक का बड़ा अच्छा कंपाउंड है तो हम उस तरीके के रिएक्शन पढ़ते हैं। अगला कंफर्मेटरी टेस्ट है ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeX3 टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, X मतलब हेलोजन। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट आप कैसे कराते हो? देखो ध्यान से। आपका एसीटेट आयन का जो सैंपल था वो आपने लिया, ठीक है, जो भी था रेडिकल, आपने क्या करवाया? उस पे Fe3+ का, ठीक है, फेरिक आयन का रिएक्शन करवाया ये एक्वस मीडियम में। जब आपने इसका रिएक्शन करवाया अपने सैंपल पे, सोडा एक्सट्रैक्ट पे जब ये रिएक्शन करवाया, तो बेटा आपका ये एक डीप रेड ब्लड या ब्लड रेड टाइप का एक कंपाउंड बनता है। आई एम नॉट सेइंग PPT बनता है, आप देखना ध्यान से, आयनिक फॉर्म में कंपाउंड बन रहा है। इसको याद कैसे करेंगे इतने बड़े को? तो बेटा कुछ नहीं करना, देख लो ध्यान से। जितने आयरन है उतने आयरन लगा दो, जितने एसीटेट है उतने एसीटेट लगा दो, OH बस अपनी तरफ से देख लो। या वो भी याद करने की ट्रिक चाहिए तो देख लो ध्यान से। H2O में क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, बाहर 2 लगा हुए तो यहाँ 2H प्लस और 2H माइनस मान लो। 2H प्लस खुद तो क्या हो गए? एज इट इज निकल गए, और 2 OH माइनस यहाँ पे आ गए। एक H2O में एक H प्लस और एक OH माइनस होता है। 2 H2O हैं तो 2 H प्लस और 2 OH माइनस होंगे। 2 H प्लस तो एज इट इज बाहर निकल गए, बाकी सबकी जो यहाँ स्टोइक्योमेट्री थी वो वहां ब्रैकेट में आ गई। Fe के 3 स्टोइक्योमेट्री थी तो Fe3 आ गया। ठीक है, OH की 2 स्टोइक्योमेट्री थी तो OH2 आ गया। CH3CO की 6 स्टोइक्योमेट्री थी तो CH3CO के नीचे 6 आ गया।
तो ये एक ब्लड रेड कंपाउंड बना। ये जो ब्लड रेड कंपाउंड तुम्हारा बनता है, ये क्या करता है, एसीटेट की प्रेजेंस का प्रूफ होता है। अब क्या होता है, इस सोल्यूशन को जब मैं पानी में डाइल्यूट करके बॉईल करता हूं, ये जो ब्लड रेड कंपाउंड बना है ना मेरा, ये जो ब्लड रेड कंपाउंड बना है ना मेरा, इसको जब मैं पानी में डाल के बॉईल करता हूं, इसको जब मैं पानी में डाल के बॉईल करता हूं, तो बेटा क्या होता है, पानी में डाल के बॉईल करते हैं तो कुछ नहीं करना, इसको याद करने का तरीका देखो, 3 और 6 हटा दो, 3 और 6 हटा दो, 2 को रहने दो। क्या बनेगा, पानी में डाल के बॉईल करोगे तो Fe तो आपका बाहर है, OH होल ट्वाइस CH3CO, और ये क्या है आपका रेडिश ब्राउन PPT। बाहर अंदर क्या है, मतलब कुल मिला के OH को एज इट इज रखा, यहां से 3 और यहां से 6 मैंने हटा दिया। ठीक है, यहां से 3 और यहां से 6 मैंने हटा दिया, तो क्या बना, FeOH होल ट्वाइस CH3COO, ये बन गया, दिस इज योर रेडिश ब्राउन कलर का चीज, और बाकी आपका प्रोडक्ट निकल गया। तो दिस रेडिश ब्राउन PPT, दिस कंफर्म्स कि यहां पे आपके पास में एसीटेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है साहब, समझ में आई क्या ये वाली बात? बोलो ढंग से समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। वापस से इस चीज को ध्यान से पढ़ना घर पे। FeCl3 का टेस्ट है, इसलिए यहां पे Fe3+ है। इस Fe3+ से मैंने रिएक्शन शुरू करवाया एसीटेट आयन का। पहले एक ब्लड रेड कंपाउंड बन रहा है जो बताता है कि यहाँ पे हो सकता है एसीटेट आयन हो, पर जब इसको बॉईल करते हैं पानी में डाइल्यूट करके, तो जब ये PPT बनता है तो यहाँ से तो प्रूफ ही मिल जाता है कि भाई हमारा डाउट बिल्कुल सही था, यहाँ पे कैसा रेडिकल मौजूद है, एसीटेट रेडिकल मौजूद है, एसीटेट आयन मौजूद है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलो साहब, तो बेटा इसके साथ में आज के लेक्चर में हमने 2 रेडिकल्स की टेस्टिंग क्या कर ली, ढंग से कर ली। हमने क्या क्या 2 रेडिकल पढ़ लिए, हमने एक रेडिकल तो हमारा पढ़ा कार्बोनेट आयन, और एक हमने पढ़ा एसीटेट आयन। बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेके चल रहे फर्स्ट लेक्चर, अगला लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, बट पहले ही बता रहा हूं आपको, है ना। हम ग्रुप 1 के रेडिकल्स खत्म करेंगे, ग्रुप 2 की बातचीत करेंगे। आज हमने माहौल समझा, ग्रुप 1 के रेडिकल के प्रिलिमिनरी सारे पढ़ लिए, कंफर्मेटरी 2 के पढ़ लिए। ठीक है, ढंग से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ के आना, DPP सॉल्व करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।